ये जो टाउंट है, ये जो आप ये जो चिढ़ाने की बात है और धमकाने की बात है, पोलाइटली जो धमकी थी मोदी जी की भाषा में, वो कहीं न कहीं बंगाल की जनता ने और खास तौर से महिलाओं ने ठीक से नहीं लिया और वो एक ट्रिगर पॉइंट बना। चुनाव ठीक चल रहा था, जा रहा था। लेकिन जिस मोमेंट से नरेंद्र मोदी ने दीदी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में इस तरह का भाषण देना शुरू किया, दीदी ओ दीदी, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया और खास तौर से महिलाओं ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया मतदान के जरिए। एक और बात याद कीजिए आप, एक कार्यक्रम में उनको चोट लग गई, फिर वो चोट से वो घायल हो गई और वो अब वो लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो स्टेज मैनेज था, वो चोट, उसमें कुछ भी नहीं था। बाद में ये खबरें भी बनी थी, कहीं कुछ नहीं है, अब प्लास्टर ऊपर से चढ़ा दिया गया है। खैर, लेकिन एक प्लास्टर चढ़ाया हुआ, फिर वो ठीक हुई। घायल अवस्था में जो ममता बनर्जी कैंपेन कर रही थी, वो एक सेंटिमेंट, एक वेव पैदा कर रही थी और उस वेव का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, अपने दमखम पर लड़ रही थी और पिछली बार 18 सांसद थे उनके पक्ष में। 18 सांसद के जो बाकी विधानसभा सीट है, उस पर तो उनको नजर थी ही कि ये तो हमारे पास है ही, इसके आगे बढ़ेंगे। तो उनको लग रहा था कि ये ताकत लगाया जाए, ताकत लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये 2-3 प्रकरण ऐसे हो गए जो बीजेपी के खिलाफ चला गया और जो अपेक्षित सफलता उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, उसको वो मेंटेन बहुत हद तक तो किया। आप अगर विधानसभा के हिसाब से कहेंगे तो 3 सीट से 77 सीट तक तो पहुंची पार्टी, लेकिन 77 से 150 पहुंचने में हाफ गई। हाफ गई मतलब वो दौड़ नहीं पाई, वो उनकी सांस उखड़ गई, ऐसे आप समझें कि 77 तक जाते-जाते सांस रुक गई। और जिसको प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट में पास क्रॉस नहीं कर पाएगी, वही हुआ भी, रिजल्ट वही हुआ। लेकिन ये 2-3 जो प्रकरण थे, वो प्रकरण ऐसे थे जिसमें ममता बनर्जी के समर्थन में वेव गया और उसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी तीसरी दफा सत्ता में वापस आ गई। क्या 2026 में नरेंद्र मोदी और शाह ने ऐसी कोई गलती की? नहीं की। अमित शाह ने मार्च 2026 में एक डिटेल्ड चार्जशीट जनता के सामने रखा और उस चार्जशीट में 3-4 मुद्दों को लिया और ये सारे गंभीर मुद्दे थे और उसको इस बार बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी, कहा कि मुद्दों पर हम टिकेंगे, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। पर्सनल अटैक से बीजेपी ने खुद को दूर रखा है और मुद्दे लेकर के सामने आए चार्जशीट के रूप में, उसको उन्होंने प्रोपेगेट करना शुरू किया। मतलब डाउन द लाइन, टॉप टू बॉटम वो पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे और इसमें इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता मिली है और धीरे 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 वो एक मुद्दा जो था उस पर वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया चुनाव के आखिरी वक्त तक आते आते। करप्शन का मुद्दा था, उसमें आप देखिए टीचर भर्ती स्कैम जो था, घोटाला जो था, राशन घोटाला जो था, उसका जिक्र हुआ, खूब भरपूर हुआ। उनको मालूम था कि ये टीचर स्कैम और ये राशन स्कैम, ये दोनों आम जन से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब इससे करोड़ों लोग इफेक्टेड हो जाएंगे, तो उन तक अपनी बात पहुंचा दी। तो करप्शन को फोरफ्रंट पर रखा और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को रखा, गुंडागर्दी, और फिर घुसपैठिया को रखा, और फिर चौथा इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड कहा। कहा कि जो पश्चिम बंगाल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था एक जमाने में, अब वो कब्रिस्तान बन गया है, इंडस्ट्री का कब्रिस्तान है, वहां कुछ भी नहीं है। तो ये चारों पांचों मुद्दे ऐसे थे अमित शाह की चार्जशीट में जो सीधा हिट कर रहा था जनता की नस को, जनता की मिजाज को। कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड है, कहा कि करप्शन
जबरदस्त है, जिसमें अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है, चाहे वो राशन घोटाला हो, शारदा चिट फंड स्कैम हो, टीचर भर्ती स्कैम हो, और फिर ये जो सिंडिकेट था गुंडागर्दी का, टीएमसी के सिंडिकेट जो लेफ्ट का हुआ करता था किसी जमाने में, वो सिंडिकेट है, और फिर ये घुसपैठिया, इस सबका एक बड़ा कॉम्बिनेशन अमित शाह ने चार्जशीट के रूप में तैयार किया, और वो चार्जशीट सीधा सीधा जाना शुरू हुआ। हिंदू मुसलमान पर भी इस बार कॉन्सेंट्रेट नहीं किया बीजेपी ने, ध्यान रखिए। पहले थी बात कि ये हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे हैं, एआईएम ओवैसी वहां पहुंच रहे हैं, इन दोनों को पंप किया जा रहा था। शुरुआत में तो पंप हुआ, लेकिन जब बीजेपी को लग गया कि ये पंप ज्यादा नहीं होगा और ये हुमायूं कबीर नहीं ला पाएंगे, उतना साइजेबल चंक अपने तरफ नहीं जोड़ पाएंगे, बल्कि ओवैसी भी नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ममता वहां पर एक सीरियस प्लेयर मौजूद है, तो वो उस प्लैंक से भी बीजेपी खुद को पीछे कर लिया। बल्कि ये प्लैंक शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटर इकट्ठा हो रहे हैं, वो टोन डाउन करना था कि यहां के मुसलमानों के मन में बीजेपी के आने से अगर कोई भ्रांति है तो वो भ्रांति हटा लीजिए, हम उनके खिलाफ हैं जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या हैं, म्यांमार से जो आए हैं वो हैं, हम उनके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, आप हमारे साथ हैं। ये भी कोशिश लगातार चलती रही और संघ के कार्यकर्ता इस तरफ ध्यान लगाए हुए थे। बीजेपी की पूरी मैशिनरी इस पर काम कर रही थी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बंगाल के मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको कोई आप दिक्कत नहीं होने वाली है। ये भी काम किया, मतलब वहां एक्सेसिव डिवीजन पे जाने की इस बार कोई उतनी कोशिश बीजेपी ने नहीं की। फोकस रखा, जो 4-5 गंभीर मुद्दे थे उसके इर्द गिर्द वो घूमते रहे। आखिरी दौर में ये जरूर हुआ, अमित शाह जी ने कहा कि कान खोल करके सुन लो दीदी, मोदी ने भी कहा, योगी ने भी कहा, लेकिन फोकस दीदी नहीं था, फोकस उनके गुंडे थे कि आपके जो गुंडे हैं वो गुंडे इस बार बंगाल छोड़ देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और ये गुंडों के बारे में अपफ्रंट होकर के बीजेपी के 3 बड़े महारथी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये जनता के बीच में ये संदेश दे रहे थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप डर की वजह से टीएमसी को चुन रहे हैं तो मत चुनिए, हम खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत है। यही संदेश मोदी ने भी दिया, यही संदेश योगी ने भी दिया, और यही संदेश अंत अंत तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। और उसके बाद चुनाव आयोग की जो दल बल वहां इकट्ठा हुई, वो सब जनता के मन मस्तिष्क में ये भरोसा, ये विश्वास दिखाया कि नहीं, चुनाव फ्री हो रहा है, फेयरलेस हो रहा है और फेयर होने की उम्मीद है, तो हमें मतदान में खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और यही हुआ, मतदान में जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, 90 से 93% तक की वोटिंग दोनों पेज पे। अब ये जो मुद्दे का जो एग्जैक्ट पोल रिजल्ट है, ये बीजेपी के पास है, आकलन अभी लगभग लगभग हो गया है, बल्कि कल तक ये और आकलन आपके बीच आ जाए। मेरी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि हम मेटिकुलसली एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में परसेंटेज ऑफ वोट और एक एक बूथ पर हमको कितना मिल रहा है, इसका हम पूरी तरह से मैपिंग कर रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, वो एग्जिट पोल ट्रेंड सही दिखा रहा है और हम सरकार बनाएंगे। उनका अभी बहुत ही मॉडेस्ट होकर के वो कह रहे हैं कि ट्रेंड सही है, ट्रेंड अपवर्ड्स है, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। सेकेंड फेज में जो डेरिक ओब्रायन ने कहा कि भाई हमारे पास, चूंकि उस फेज में सिर्फ 18 सीट थी पिछले 2021 के रिजल्ट के हिसाब से, तो डेरिक ओब्रायन ने जो चुनौती दे दिया कि मोदी जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो इसी आधार पर दे रहे हैं सेकेंड फेज के हिसाब से। लेकिन सेकेंड फेज पे भी हमने जब उनके बीजेपी के नेताओं से बात की, बल्कि
जो जर्नलिस्ट आजकल नेता बने हैं, हमने कई लोगों से बातचीत की, उनसे जब मैंने पूछा, वो पूरा घूम करके आए हैं। हमने उनसे पूछा कि आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके हमको बताइए कि रियली आर यू गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट इन पश्चिम बंगाल? बीजेपी इज अबाउट टू फॉर्म गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि मोर कंफर्टेबली। इसका मतलब है कि जो शाह कह रहे हैं वो लगभग रिजल्ट के करीब है। तो बीजेपी के एग्जिट पोल बतौर महुआ मोइत्रा, बतौर ममता बनर्जी, आप भरोसा मत कीजिए, बतौर शियानी घोष मत भरोसा कीजिए, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो अमित शाह का आ रहा है वो दीदी की नींद उड़ाने जा रहा है। तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए, और भी हम अपडेट लेकर के आपको बताएंगे। और ये साफ साफ उन्होंने कहा कि 4 सीट पर फैसला जनता ने दे दिया है। जनता की अदालत ने जो मार्च में हमने 4 सीट जनता के सामने रखा था, उस 4 सीट पर जनता का फैसला आया है। उसमें करप्शन है, उसमें गुंडागर्दी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें आपका घुसपैठिया का विषय है, और उसमें आपका इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड का विषय है। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर रिजल्ट आ चुका है और वो रिजल्ट हमारे फेवर में है। तो अमित शाह का एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए, शाह जी के एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल को आप खारिज कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एग्जिट पोल झूठ है, फ्रॉड है, ममता बनर्जी बिल्कुल सही कह रही है। एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।